बाजू में कम से कम 5 एकड़ जगह दिया, वो भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया। और हमको 13 करोड़ निधि दिया एक हिंदी भाषी भवन बनाने के लिए। ये मैं आपको से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कोई दुर्भाव नहीं है, बस बॉटम आदमी का नहीं छूटता। तो इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश से माना जाता हूँ, लेकिन मैं दोनों जगह को बरोबर बैलेंस करता हूँ। आज भी मैं गांव को भी ऐसे मेंटेन करता हूँ सोशल वर्क में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आज मैं कर रहा हूँ। बोलते ना एक कर्म बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी से हम सोशल वर्कर हैं। मेरे दादाजी आरएसएस में भी काम किए हैं। मैं छोटा था तब से मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ कि समाज के लिए हमेशा लगातार मेहनत कर। आपको किस चीज़ से संतुष्टि मिलती है? कुछ लोगों को वो सब चीज़ें करके संतुष्टि मिलती है, किसी को कुछ और चीज़ करके संतुष्टि मिलती है। मुझे लोगों की मदद करके जो सुकून मिलता है ना, जो चैन मिलता है ना सोने में, वो मैं चीज़ कभी करने भी जाऊँगा तो मुझे उस चीज़ों से कभी संतुष्टि और कभी वो चीज़ नहीं मिलेगी। मैं प्रूव करके दिखाया। सही बात है। उसी प्रकार से हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि उस कल्याण लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो परप्रांतियों की संख्या है। नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। मैं पहचान पॉडकास्ट में जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आती हूँ जिनको आप सब जानते भी हैं और कुछ लोगों को आप नहीं जानते हैं, बट मेरी ये कोशिश रहती है कि हम उन चेहरों को लेके आए कि जो हमारी दुनिया में नाम कमा रहे हैं या सक्सेसफुली ऐसे काम कर रहे हैं जिनको कि हमारी जगह आके अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर बताना है। तो आज मेरे पहचान पॉडकास्ट में आए हैं विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना से सागर दुबे जी, जिनका कि बहुत स्वागत है। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, थैंक यू वेरी मच। सो सागर जी, जैसे कि पहली तो बात है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पे इस मंच पे आए। थैंक यू। तो पहली तो चीज़ यही पूछना चाहूँगा, मैं हर किसी को पूछता हूँ जब भी हमारे शो पे आते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? यस, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ। हाँ जी। मेरी मदर लैंग्वेज नॉर्थ है। मैं वाराणसी का माना जाता हूँ। हाँ जी। हमारी आज चौथी पीढ़ी यहाँ महाराष्ट्र के अंदर रह रही है। मेरे पिताजी का भी जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है, मेरी मदर का भी जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। तो हम यहाँ के तो देखने जाए हम भूमिपुत्र ही हैं, लेकिन बोलते हैं ना बॉटम आदमी का नहीं छूटता। तो इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश से माना जाता हूँ, लेकिन मैं दोनों जगह को बरोबर बैलेंस करता हूँ। आज भी मैं गांव को भी ऐसे मेंटेन करता हूँ सोशल वर्क में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आज मैं कर रहा हूँ। बोलते ना एक कर्म भूमि होती है, एक जन्म भूमि होती है, तो ये आपकी कर्म भूमि है। यस। सो आपका बचपन पूरा महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही गुजरा है। यस। सो पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब मुंबई से। बहुत बढ़िया। इसी के साथ कुछ एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट हमारे लिसनर्स, हमारे ऑडियंस हमें यही देखेंगे और सुनेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा, क्योंकि हर किसी ने ना बचपन में एक चीज होती है कि हमें आगे बढ़ के ये बनना है, आगे ये चीज करनी है। तो क्या आपके मन में पहले ही था कि पॉलिटिक्स में जाना है कि कुछ और करना है? कैसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी से हम सोशल वर्कर हैं। हाँ जी। मेरे दादाजी आरएसएस में भी काम किए हैं। मैं छोटा था तब से मैं अपने पिताजी को देख रहा हूँ कि समाज के लिए हमेशा लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। कोई भी समस्या आई लोगों के लिए हमेशा दिन रात एक करने वाले हैं। और उनकी जो प्रेरणा, उनका काम का करने का जो देखने का तरीका हुआ, और उनसे ही मैंने सीखा कि मुझे आगे जाके सोशल वर्क में आना है और लोगों की मदद करनी है। सेवा भाव जो आपके अंदर, वो बुजुर्गों से सीखा आपने। और हमारी एक ऐसी संस्था है जो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर काफी बृहद हो चुकी है। उसके अध्यक्ष हैं हमारे पिताजी विश्वनाथ दुबे जी। संस्था का नाम है हमारा हिंदी भाषी जनता परिषद। आज आप लोग को बताने हुए मुझे गर्व हो रहा है, महाराष्ट्र शासन, एक बोलते हैं ना महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र में परप्रांतियों को सम्मान नहीं दिया जाता, तो मैं आपको आपके बसकोट के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि महाराष्ट्र शासन ने हमें कल्याण स्टेशन के बाजू में कम से कम 5 एकड़ जगह दिया, वो भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया। और हमको 13 करोड़ निधि दिया एक हिंदी भाषी भवन बनाने के लिए। ये मैं आपको से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर कोई दुर्भाव नहीं है, बस आप कैसे किसके सामने खड़े हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी हमेशा एक ही सोच है कि दूध और शक्कर की तरह बन के रहो। आप उस तरह आप बिलोंग करोगे, आप उस तरह से व्यवहार करोगे, लोग भी आपकी तरह वैसे ही व्यवहार करेंगे। आपका नेचर के ऊपर सारी चीजें चलती है। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोग देख रहे हैं परप्रांति को लेके और भी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है। मैं तो
सभी नेताओं से मैं बोलता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं सामाजिक लोगों से यही कहता हूँ कि इस चीज की आप राजनीति मत करो। ये बहुत गंदी राजनीति है। सही बात है। आप समाज को जोड़ने का काम करो, समाज को बढ़ाने का काम करो। हर समाज में हर तबके के लोग होते हैं, हाँ तब के बिल्कुल कोई बिल्कुल बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। सही बात है। सही जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक अच्छा स्टैंडर्ड बिलोंग करता है, बिल्कुल उसकी लेवल के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीता रहता है। सही बात। तो उसको हिसाब से उसको परचेज करो आप। हाँ जी और मुझे इतना भरोसा है, जो भी लोग यहाँ आते हैं बाहर से परप्रांतीय लोग, उन लोगों में कभी ऐसी भावना नहीं होती कि मैं यहाँ पे यहाँ के झगड़ा करूं, मार करूं, कुछ करूं। उनकी एक ही सोच होती है कि मैं इतने दूर से आया हूँ, अच्छे से मैं यहाँ रहूं और मैं अपने परिवार का पालन पोषण। सही बात है। सही बात है। तो ये आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैंने जो बात बताई कि महाराष्ट्र में बोला जाता है कि उत्तर भारतीयों को सम्मान नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सम्मान है। बोलते ना महाराज, जिसके मैंने अभी आपको उदाहरण दिया बिल्कुल कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हाँ जी। अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने प्रूव करके दिखाया है। सही बात है। सही उसी प्रकार से हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हाँ जी मैं बताना चाहता हूँ कि उस कल्याण लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो परप्रांतियों की संख्या है। करेक्ट। लेकिन साहब कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं किया, लोगों को लिए हमेशा खड़े रहे। सही बात चाहे कोई भी समस्या आई हो, कोई अड़चन आई हो, दिन रात हमेशा खड़े रहते हैं। आज उसी की बदौलत है कि साहब आज 3 टाइम के लोकसभा के सांसद हैं। उन्हें सांसद रत्न का भी पुरस्कार मिला। लवली। और आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा लोकसभा में पढ़ने हनुमान चालीसा लोकसभा में पढ़ने वाला एकमेव आदमी युवा सांसद श्रीकांत शिंदे साहब थे। श्रीकांत शिंदे जी। तो ऐसे हमारे परिवार है हमारा शिवसेना का कि हम हमेशा सबको लेके साथ में चलते हैं, किसी से कभी दुर्भावना दुर्विचार कभी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आपने सोशल वर्किंग इतना किया, तो वही आपको राह दिखा दिया कि पॉलिटिक्स का, कि आपने सोचा कि चलो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं पॉलिटिक्स में भी ये ट्राई करूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समाज सेवा करना चाहते हो ना, तो आपको एक पोषण चाहिए, पीछे से एक सपोर्ट लगता है। एग्जैक्टली। अभी आज मैं आपके सोफे पे बैठा हूँ, बिंदास क्यों बैठा हूँ कि पीछे मेरे पास एक सपोर्ट है। तो आप समाज, कोई भी एक सामाजिक आदमी एक समाज सेवा करना चाहेगा तो उसके लिए उसको एक पीछे से बैकअप चाहिए रहता है। और बैकअप उस आदमी का चाहिए जो सही में वो समाज के अंदर काम करने वाले लोगों का मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उसका बैकअप चाहिए। सही बात। आज उसकी बदौलत थी कि हम आज शिवसेना में, मैं छोटा था, मुझे लगता है मैं 20 साल की उम्र से मैं शिवसेना के अंदर काम कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरे पिताजी उसके पहले से उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, ओके। आज पिताजी मेरे उप जिला प्रमुख के पोस्ट पे हैं। हाँ जी। और जब शिंदे साहब नगर सेवक हुआ करते थे तब की हमारी उनसे पारिवारिक संबंध है। और हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम शिवसेना से सपोर्ट लेते हैं और शिवसेना हमें हमेशा सपोर्ट देती है। सही बात है। सही बात है। ये तो बुनियाद है, शिवसेना एक बुनियाद है बाला साहेब ठाकरे साहब का और आनंद दीघे साहब। मैं हमेशा जब भी शिवसेना को देखता हूँ तो वही, मतलब ये 2 नाम तो मन में आते हैं। और आज के डेट पे जब दीघे साहब नहीं है तो आज उनका ही सेम वे शिंदे साहब दिखते हैं हमें, एकनाथ शिंदे साहब। बिल्कुल, ये बहुत सही कहा था। लेकिन कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा स्ट्रगल्स आया जब इस पॉलिटिक्स लाइन में आपने इतना सब सोशल वर्किंग करते हो, हर किसी का, मतलब मैंने देखा है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। आज मैं बिल्कुल ये जरूर कहूंगा कैमरा पे, इनके साथ मैं जुड़ा हूँ, इनके साथ इनके मतलब हमारे जो रिलेशंस है वो एकदम घर जैसे हैं। जब भी मैंने देखा हूँ इन्हें, चाहे रात हो दिन हो, ये कभी सोचेंगे नहीं, जब भी प्रॉब्लम होता है खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा स्ट्रगल आया है कि आपको किसी ने फोन किया है और उस टाइम पे आप कहीं और हो लेकिन पहुंच नहीं पाते हो, उस टाइम आप कैसे हैंडल कर लेते हो चीजें? देखिए, कैसा है कि आप सोशल वर्कर सच में हो आप, हाँ जी। तो आपके लिए दिन क्या रात क्या, बिल्कुल एक ही रात के 2 बजे हो चाहे सुबह के 4 बजते हो, आप सोशल वर्कर हो, सच में आपको भावना है मुझे लोगों की मदद करनी है, तो आपको हमेशा उनके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। और आपका जो नेटवर्क होता है, एक समय ऐसा आता है कि आप सोशल वर्क करके हर जगह आपकी पहचान हो जाती है, लोग आपको मान सम्मान देते हैं। इसलिए मान सम्मान देते हैं कि सही में आदमी लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता है, जिसकी बदौलत ये होती है कि मैं जगह पे न होने के बावजूद भी हमारे एक फोन से भी लोगों की मदद हो जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल का मैटर हो, चाहे किसी पुलिस चौकी का विषय हो, चाहे किसी प्रकार की मदद करनी हो, तो वो प्रकार का हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि और हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम यहाँ बैठ के भी हर जगह हम है कि हम हो यहाँ बैठ के भी हर जगह हम यहाँ से नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे कभी दिक्कत वो चीज़ की नहीं आती। सागर जी, मुझे आपकी बातें सुन के मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड फील हो रहा है
कि आप यूपी से हैं Yes. और जैसे कि आपने बोला महाराष्ट्र सबको जगह देता है। यस यस हमारा महाराष्ट्र है ही ऐसा कि सबको इतनी सपोर्ट Of करता है course. कि सब परिवार बन के यहाँ पर आते हैं और परिवार बन के अपने काम करते हैं। जी। और मैं खुद यूपी से हूँ, मैं Yes. खुद लखनऊ से हूँ। Okay. तो आपके बारे में सुन के कि आप दुबे जी लखनऊ यूपी से हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कि आपने जो अपनी जर्नी बता रहे हैं, हमारे जितने जानने वाले सुनने वाले देखेंगे तो वो सब प्राउड फील करेंगे कि हम आप सेवादार हैं हमारे पब्लिक के, है ना। आप लोग इतनी मेहनत करते Yes, हैं yes. कि हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे लिए ऐसे अध्यक्ष जो खड़े हैं हमारे लिए कि पब्लिक के लिए जो काम करते हैं, है ना। सही बात है। साहिब आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा, अब जैसे कि आपने पूरा ये जर्नी स्टार्ट करी है पॉलिटिक्स में, Yes, आप yes. इतने हेल्पिंग हैंड करते हो सभी को, ये श्रेय आप किसको देना चाहोगे आपके इस जीवन में? देखिए, मैं इस श्रेय में अपने पिताजी को देना चाहूँगा। हाँ जी। आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि आप लोगों की मदद करो। वो कहते हैं ना हमारे कि आप कितना भी करते जाओ उसकी काउंटिंग मत करो। जब से दिन आपने काउंटिंग करना शुरू कर दिया उसी दिन से आपका माइनस होना शुरू हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं अपना पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा, क्योंकि उनकी बदौलत चाहे मुझे आर्थिक सपोर्ट हो, मेंटलिटी सपोर्ट हो, वो हमेशा मेरे पीछे खड़े हैं, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं अपने पिताजी का नाम ऊपर ले जाने में जितनी मेरे से हो सकेगी समाज में समाज सेवा करने के लिए मैं करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी आप कर्म करो ना, फल का इंतजार मत करो। नहीं कर, हाँ। फल आपको अपने आप कहीं ना कहीं कैसे भी आपको मिल ही जाता है। सो ये चीज बहुत बढ़िया का है। आप रीटा जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहोगे? मुझे जितना पता है कि आप डोंबिवली से बिलोंग Yes, करते हैं ना, yes, ma'am. तो डोंबिवली को जो डोंबिवली की उसको सुधारने के लिए, है ना, उसको और अच्छा करने के लिए आपके सामने कौन सी चुनौतियां अभी भी हैं जो कि डोंबिवली को ठीक करना बाकी है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, आपके डिस्कोर्स के माध्यम से, आज 10 साल के अंदर डोंबिवली का पूरा कायाकल्प बदल गया। डोंबिवली का कोई एक रास्ता नहीं है जो रास्ता कच्चा हो, हर सच्चा जी। आरसीसी रोड हो गए हैं, हर गली को स्वच्छ बनाया जा रहा है, हर रास्ते में अच्छा काम हो रहा है। जो मैं भी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने पूरी डोंबिवली की कायाकल्प बदल दी। और डोंबिवली हमेशा शिक्षित और संस्कृत के नाम से पहचानी जाती है। करेक्ट। जो कल्चर को उन्होंने जो बचाया, कल्चर के लिए उन्होंने जो फोकस किया, जहाँ कल्चर की भाई बढ़ोतरी मिली है, आने वाली पीढ़ी को कल्चर से जोड़ा जाए, रखा जा सके, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। और आज आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम होते जा रहे हैं। अभी आपको बताऊं, बच्चों की स्टडी रूम बनाए गए काफी बड़े बड़े, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए काफी चीजें काम किया जा रहा है, यंग जनरेशन को डेवलप करने के लिए उनके लिए भी सारी चीजें काम किया जा रहा है। उसके बाद रेलवे की जो स्टेशन थे उनके पूरे डेवलपमेंट किए गए हैं, वॉकिंग स्ट्रीट बनाया गया है। मतलब आप हर रूट पे आप निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विकास ही विकास दिखेगा। और उसका एक में श्रेय जाता है हमारे कल्याण लोकसभा के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को। थैंक यू। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग या लेडीज हैं उनके लिए भी मैंने सुना है आप लोग बहुत स्पेशल उनके लिए हेल्प करते हैं, ऐसे स्पेशल काम करते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि हम ज्येष्ठ नागरिकों के लिए अक्सर साल में 2 से 3 कार्यक्रम करते हैं। वुमेन्स के लिए हमेशा कार्यक्रम करते हैं, वुमेन्स के लिए उनको बढ़ोतरी देने के लिए। अभी हमारे जैसे अभी आपसे बैठा तो आप मुझे चर्चा कर रहे थे कि मैं पिछड़े वर्ग में जाती हूँ और वहाँ के लोगों से मिलती हूँ, उनसे करता हूँ। इसी प्रकार हम हमारे पार्टी का एक ये है सिस्टम है बचत गट करके, ओके जो हम 10 महिला 15 महिलाओं का एक ग्रुप बनाते हैं जी। अब जैसे घरगुती महिलाएं वो क्या करेंगी बेचारी, उनके पास बैंक के सिस्टम तो है नहीं, वो क्या करते हैं अपने अनाज के डब्बे में अपने पैसे डाल के रखती है। तो उनको हमने सिखाया कि भाई वो पैसा जो अनाज के डब्बे में आप रख रहे हो इससे आपको कुछ 1 रुपया नहीं मिलेगा। नहीं। और आपको कभी किसी से सपोर्ट लेना है तो आप जाते हो मार्केट में तो आपको इतने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं जी। जिसका कोई गणना नहीं होती है, और आदमी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भरते भरते उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और मिडिल वर्ग फैमिली के क्या है कि उसके पास बैलेंस इतना नहीं रहता है कि भाई कोई उसके सामने समस्या आई तो उसके लिए उसके पास पैसा हो। उसके लिए हमने बचत गट बनाया है जो हर महिला अपने हर महीने अपने अकाउंट से अपने जेब से 100 रुपया 200 रुपया भर रही है। उसमें होता क्या है मैडम, उनको एक हमारा बचत गट के माध्यम से और महाराष्ट्र शासन के माध्यम से उनको वहाँ पे रोजगार देते हैं, रोजगार जिसको उनके घर में बैठ के उनको काम मिलता है। जी।
उत्पन्न उनको तैयार करके देते हैं, उससे इनकम ऑफ सोर्स शुरू होता है। जी 10 महिला मिलके उनको कोई रोजगार चाहिए, जैसे उनको बिजनेस खड़ा करना है, कोई समझिए आपको छोटी मोटी मशीनें लेनी है, जी तो जो मिडिल इनकम लोअर के हैं उनको पास उतने पैसे नहीं होते, वो ले सकता। तो 10 महिलाओं का बचत घर जब बनता है तो उनको जो लोन लिया जाता है, जी सरकारी बैंकों में उनके खाते होते हैं, जो लोन लिया जाता है मिनिमम दर के लोन होते हैं, और उसमें भी उनको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी ऐसी रहती है कि अब 1-1 लाख के लोन, 2-2 लाख के लोन उनको हम प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे उनको बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए काम में आता है। एक तो ये हो गया। बचत घर के माध्यम से हम उन्हें पर्सनल लोन जैसे जरूरत पड़ती है। अभी उनका ग्रुप है 10 जन का, जी और 10 जन की सहमति मिल गई तो उनको पर्सनली एकदम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से उनको पैसा मिल जाता है, और पैसा भर के उनका इजीली हो जाता है। तो ऐसे सारे काम हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अभी यंग जनरेशन महिलाओं के लिए अभी हमने, आपको बताना चाहता हूँ ब्रोडकास्ट, मैंने अभी सिलाई मशीन हमारे खासदार सिकंदर सिन्हा साहब के माध्यम से मैंने अपने विधानसभा के अंदर लगभग मैंने 200 मशीनें मैंने बांटी सिलाई मशीन, जिसको उनको डायरेक्ट रोजगार मिला। डायरेक्ट रोजगार, हाँ घर घंटी, जो आटा पीसने वाली घर घंटी मशीन होती है, वो हमने बांटा। अभी लेडी वो ऐसी मशीन है कि आदमी अपने घर में रख के 10 महिलाओं का गेहूं पीस सकती है, सिलाई करके अपना कर सकते हैं, अपना भी करो, 4 पैसे भी कमा लो। ये सब प्रकार से हम हमेशा वुमेन्स के लिए और भी जो भी हो सकता है हम हमेशा करते रहते हैं। ये सब मेहनत करने से आप सब लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, बस क्योंकि दुआओं की वजह से, क्योंकि जिन लोगों को हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, पैसे जमा, उनको समझाना भी तो आप लोग को पड़ता है कि थोड़े थोड़े पैसे आप जमा करो, है ना, ऐसे रखो, तो वो मेहनत और साथ में फिर उनको वो सपोर्ट रियल में करना, तो दुआएं तो आप सबको मिलती हैं ना। तो बस ये है कि आप करते जाओ, बस नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में हमारा ये सोच रहता है, और उस पर हम अपना काम करते हैं। और आज उसकी बदौलत है कि हाँ सक्सेस है कि कोई आदमी पीछे से ही नहीं कह सकता कि भाई मैंने कभी सागर के माध्यम से उसमें अपने आप को भी बहुत खुशी मिलती है ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कि बोलते हैं ना कि हम भगवान के आगे यही प्रेयर करते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमको खुद को प्राउड फील होना चाहिए। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जी बताइए। लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन के टाइम पे सब घर में घुस गए। हुआ कि भाई 2 दिन का लॉकडाउन लगेगा, फिर 2 दिन से 3 दिन हो गया, 1 महीना चल गया। अभी जो लो मिडिल क्लास वर्ग था, जो बोलते हैं ना रोज कुआं खोदो पानी पियो, रोज माथाड़ी काम करके अपने घर चलाते थे, लोगों की हालत खराब होनी शुरू हो गई। पिताजी थे, मैं था, बैठे थे, सब अभी क्या करना है, हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो मुहिम चालू करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले कुछ एक लिमिट जगह पकड़ा, कितने लोगों को हम पहले उनको खाना पहुंचाएंगे पहले, वो चलो भाई 4-5 दिन चलेगा, वो बंद हो जाएगा, जो हिसाब से सरकार हमको गाइडलाइन दे रही है तो उससे आजम करना है। खाना पहुंचाया, फिर ऐसे होने लगे कि नहीं आ रही, तो अभी बढ़ते जा रहे हैं। फिर मन में आया क्या करना चाहिए, बोले खाना तो ऐसे पहुंचाते हैं, कितने घर में पहुंचा पाएंगे पका के, हमें ज्यादा से ज्यादा घर कवर करना है। तो हमने कच्चे अनाज जो होते हैं उसके हमने किट बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। और किट बनाने ये हालत हो गया मैडम कि डेली कम से कम हम 400 से 500 घरों में हम लोग डेली पहुंचते थे कच्चा अनाज लेके, जिसमें हमारा चावल, दाल, शक्कर, पीठ, मतलब पूरा एक खाने का होता है ना किट जो होता है वो प्रकार का, वो भी ऐसा नहीं 5 से 10 किलो का। क्योंकि एक जिसके घर में जाए तो कम से कम उसको महीने पर या 15 दिन तक कहीं देखने की जरूरत न पड़े, राहत मिले। उस बदौलत में फिर हो गई, लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, कोविड बढ़ते गया, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे थे। ट्रीटमेंट के समय पे ऐसा हो गया कि बेड नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार इंडिया में ऐसा बीमारी आई जिस बीमारी की वजह से मैंने लोगों को आईसीयू रूम जा के मैंने लोगों को उठा के लेके गया हूँ, दूसरे हॉस्पिटलों में मैंने एडमिट कराया। और उसी बदौलत एक दिन ऐसी आ गई कि मेरा पूरा परिवार कोविड से ग्रस्त हो गया, और उसके साथ मेरा एक अच्छा सिपाही जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा था, प्रदीप उपाध्याय करके बेचारा, वो 35 साल का लड़का एक्सपायर हुआ कोविड के चलते, सिर्फ समाज सेवा करते हुए। तो मैं आपके हमारे बीच का एक लड़का जो हमारे साथ सैनिक बन के काम कर रहा था, अपने जान पे खेल के और लगातार लोगों की मदद किया, घर घर जाके अनाज पहुंचाया, वो बेचारा कोविड से पूरा ग्रस्त हो गया।
जिसके वो कोविड के चक्कर उसकी जान गई बेचारे की। उसके बाद भी हम नहीं रुके, नहीं बोला ये कुर्बानी समझो, अभी इसको हम रोकेंगे तो ये होगा कि देखो इसकी बोलते ना कुर्बानी वाया जाएगी, मतलब बेकार जाएगा। वेस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर हुआ, ट्रेन चालू हुई, श्रमिक ट्रेन। लोगों को इतने दिन से अपने घर में पड़े थे, उनको गांव भागना था। अब लोग ने सुना होगा कि लोग चल चल के गए हैं, कोई बाइक से गया है तो कोई किससे गया है। तो सरकार ने श्रमिक ट्रेन चालू की। श्रमिक ट्रेन में यह परिस्थिति थी, लोगों को सीट नहीं मिल रहे थे, लोगों को बैठने के लिए स्ट्रगल नहीं हो रहा था। छत पे भी यस यस यस। वो टाइम पे हमने अपने कल्याण लोक सभा पे डॉक्टर साहब से, श्रीकांत शिंदे साहब से और एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से कल्याण से स्पेशल छुड़वाई, जो लोगों को अपने घर तक पहुँचा सके। मतलब हर प्रकार से हमने लोगों को कोविड में मदद किया। एक दिन हम घर नहीं बैठे, जिसकी बदौलत ये हुई थी मेरा पूरा फैमिली कोविड से ग्रस्त था। मेरे घर में टोटल हम 4-5 भाई लोग हैं, मेरे कजिन हैं, मैं हूँ, हम लोग सब एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। माहौल ऐसा हो गया था कि ऐसा हो रहा था कि कब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की दुआ, बोलते ना आशीर्वाद, और अपने लोगों की दुआ काम आई कि जो हम लोग सही सलामत सब रिटर्न कर। क्योंकि तकलीफ ही इतनी ज्यादा थी ना कि सबके ऊपर भारी पड़ी। अभी आपको बता दूं मैडम, वो टाइम पे ऐसी कंडीशन थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुंबई में आए थे कैंसर की दवा कराने के लिए, अब उनके पास पैसे खत्म हो गए। मतलब ऐसे अनोन कॉल नंबर से कॉल आते थे जिसको हम कभी जानते ही नहीं थे, और ऐसे लोग रेफरेंस देते, सिर्फ अपनी समस्या बताते थे और हम उनकी मदद कर देते थे। हम ये नहीं सोचते थे यार ये कहाँ से कॉल किया है, क्यों किया है। आपको बताना चाहता हूँ, ठाकुरली स्टेशन के बाजू में बहुत बड़ा वर्कशॉप है रेलवे का। ओके। और वर्कशॉप में होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेबर लोगों को लेके आते हैं। अब कोविड की वजह से लेबर लोगों को लाए थे, लेकिन काम बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। तो किसी ने हमें मैसेज दिलाया वहां से, और कुछ लोग आए हमारे पास कि भाई ऐसे ऐसे लोग, कुछ झारखंड उत्तराखंड की साइड के लोग हैं, बेचारे यहाँ फंसे ना, उनको खाना है ना, उनके पास कुछ है ना, ट्रेन है जाने के लिए, करे क्या। मैं खुद वहां गया, लोकेशन पे गया, तो ऐसी हालत थी उन लोगों का, चेहरा देख के मुझे रोने को आ रहा था कि मतलब वो खाने के लिए मर रहे थे। मैं तुरंत वहां पे मैंने बिस्किट के पैकेट मंगवाए थे, दूध के पैकेट मंगाए थे, तुरंत पहले उनको बिस्किट के दूध के पैकेट दिए। गोनी की गोनी मैंने अनाज डलवाया वहां पे, बोला अभी अनाज लो, ये पकाओ अपने हाथ से, आप लोग खाओ, जो भी कम लगेगा दो। तो ये स्तर से हमने पूरे लॉकडाउन में काम सेवा की है। यही चीज जो आपने की है वो आपको इन मतलब कमिंग इयर्स यस यही जो हमारी जो सेवा या जो हमारी सोच होती है ना, वही चीज हमको आगे लेके जाती है कि हमारे लिए जो हमारे सेलिब्रिटी अध्यक्ष जो विधानसभा से हो जो बन जाते हैं, उनको मेहनत कितनी करनी पड़ती है। आज आप लाइव सुन रहे हैं सागर जी से, की वजह से इन्हें वो पद दिया जाता जी यस, हाँ, उसके लायक होते हैं, उसके लायक होते, सुनते हैं। यस, कभी ऐसे भी होते हैं यस, बन जाते हैं लेकिन अनसुना, बोलते हैं इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन टू द करेक्ट इयर्स। सो ये चीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वैसी चीज नहीं है। अगर आप भले ही यू आर नॉट कनेक्टेड, आप पता नहीं, लेकिन यू आर गेटिंग अ कॉल, यू गेट अ नंबर, और आप इन्हें कनेक्ट कर लेते हो, बोल देते हो आपकी प्रॉब्लम ये है, एंड डैम श्योर आपका जो वो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन के तौर पर मिल जाएगा। इसी के साथ एक चीज ये पूछना चाहूंगा साहब आपसे कि जैसे कि यू आर वेरी क्लोज टू एकनाथ जी शिंदे एंड डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, सो कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जो जहां पे यू स्टिल रिमेम्बर वो मोमेंट कि अरे ऐसी चीज हुई थी जब मैं उनके साथ था, तो वो मोमेंट जरा हमसे शेयर कीजिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे शिंदे साहब जो हैं एक कॉमन मैन है, करेक्ट, और कभी भी वो ये फील नहीं करते कि मैं महाराष्ट्र का सीएम था तभी भी ऐसा फील नहीं किया, आज डिप्टी सीएम है तब भी ऐसा किसी को फील नहीं कराते। ग्राउंड दर्द उनका काम है, हर एक कार्यकर्ता पे उनका निगाह रहती है, और हर कई कार्यकर्ता के तकलीफ में दुख में वो हमेशा खड़ा रहते हैं। अभी करेंटली अभी एक 2 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। मेरे फादर को हार्ट अटैक का, उनको दौड़ा, हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आने के बाद हम लोग ने हॉस्पिटल गए, फिर उनका एंजियोग्राफी कराया तो पता चला कि ब्लॉकेज है। उतने में बड़े साहब को कहीं से मैसेज पहुंच गया कि दुबे जी के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। बड़े साहब तुरंत अपने पीए को भेजे हॉस्पिटल, और बोले कि तुरंत इन्हें यहाँ से जुपिटर में शिफ्ट करो, और पूरा हमारा परिवार पूरा आपके साथ खड़ा है।
सागर तू ये मत सोचना कि मैं अकेला है, तू अकेला हूँ। वो तो मेरे मित्र हैं, उनको मित्र तो ही मानता हूँ, लेकिन तू मेरा बेटा है और हम भी आपके साथ खड़े हैं। सही बात है। तो ये उनकी जो काम करने की शैली है, जो कार्यकर्ताओं को अपने परिवार को संभालने की जो शैली है, वो मुझे नहीं लगता है महाराष्ट्र में और किसी नेता के अंदर होगा। सही बात है, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा छत अपने सर के ऊपर है, एक छाया एक बड़ी है, जिसके की वजह से हम बिंदास कहीं भी जाके कुछ भी काम कर लेते हैं। और बोलते ना, एक साहब का नाम ही काफी है महाराष्ट्र के अंदर, साहब का एक नाम काफी है हमारे लिए। हमें तो लोग शिंदे परिवार के नाम से पहचानते हैं, मुझे और मेरे परिवार को लोग शिंदे साहब के परिवार के नाम से पहचानते हैं कि भाई ये शिंदे साहब के आदमी लोग हैं। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे सोशल वर्क, उनको पता है कि शिंदे साहब के आदमी है, ये आए हैं तो इनका काम होना ही चाहिए। नहीं होगा तो बड़े साहब का डायरेक्ट फोन आ सकता है। इतना लोगों में हमेशा इस चीज की बनी है। और बड़े साहब का और हमारे डायरेक्टर साहब का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद है। और एक परिवार की तरह ही है हम कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अलग है, हम अलग हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो साहब आपसे एक चीज ये पूछना, दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल, आई डोंट नो ये कैमरा में पूछना चाहिए, बट एक पर्सनल चीज है। आप दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, उनके घरों में जाते हैं, इनॉग्रेशंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हो आप, जब भी आपको बुलावा आता है, आपको इनवाइट्स आती हैं, ऐसे जहाँ पे हर इतने लोगों से मिलते हो, जहाँ पे इनॉग्रेशंस होते हैं, पार्टीज होते हैं, ड्रिंक्स होती है, स्मोकिंग होता है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट सपोज होती है, हम भी जब भी पार्टीज में आते हैं हम भी वो महसूस करते हैं। लेकिन आज तक आई हैव बीन कनेक्टेड विद यू सिंस लाइक 3 इयर्स नाउ, ऑफ कोर्स, कभी मैंने आपको नहीं देखा कि यू आर सिटिंग एंड यू नो चलो आज बैठते हैं, जो लोग कहते हैं आजकल की जनरेशन, या आई हैवंट सीन यू एनी टाइम स्मोकिंग, बट इतने लोगों से आप मिलते हो, बातें करते हो, उठते बैठते हो, तो ये आप कायम कैसे करते हो ये चीज? देखिए कैसा है कि आपका असर हो जाता है कभी कभी मुंबई को, कैसा है आपको बताना चाहता हूँ। आपको किस चीज से संतुष्टि मिलती है? कुछ लोगों को वो सब चीजें करके संतुष्टि मिलती है, किसी को कुछ और चीज करके संतुष्टि मिलती है। मुझे लोगों की मदद करके जो सुकून मिलता है ना, जो चैन मिलता है ना सोने में, वो मैं चीज कभी करने भी जाऊंगा तो मुझे उस चीजों से कभी संतुष्टि और कभी वो चीज नहीं मिलेगा। तो मेरा हॉबी है ये, और मेरी खुद का बोलते हैं ना, कोई चीज जब अपने मन से किया जाता है तो अपने आप वो अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये सब चीजों में जाओ और ये सब काम करो तब आप अच्छा अपने आप को फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब संतुष्टि अपने मन से मिलती है। आप तो पूछ रहे हो कि आपको पता है कि आपने कभी इनको देखा नहीं, लेकिन मैंने तो इनको पहली बार देखा है। लेकिन मैं इनको देख के बोल सकती हूँ कि इन चीजों की तरफ इनका करना तो क्या कभी ध्यान भी नहीं, जो हमारे परिवार समझ आई वाइब्रेशन, जो एक बॉडी लैंग्वेज समझ आती ना, जो मेरे परिवार है इंसान, जो मेरे परिवार का और मेरे पिताजी का संस्कार है जी, हमें तो मतलब इतना दिया गया है संस्कार के, मतलब हमें उस तरफ देखना भी नहीं है। और बोलते हैं ना कि आदमी घर से सारी चीजें सीख के निकलता है बाहर। जब घर सुंदर और स्वच्छ रहेगा, परिवार स्वच्छ रहेगा, तो उसके घर के निकला हुआ बच्चा भी एकदम स्वच्छ ही रहेगा। जब घर में गंदगी होगी तो बाहर अपने आप गंदगी आ जाएगी। और मैं हमेशा अपने पिताजी को मैंने फॉलो किया है और उनके विचारों को फॉलो किया है, उनके रहन सहन को फॉलो किया है। वो हमेशा यही है कि आप साधारण रहो, बहुत दिखावे में मत जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने बड़े पोस्ट में होने के बाद, उनके पास सारी फैसिलिटी होने के बाद, वो आदमी आज भी कभी रिक्शे से निकल जाएंगे, कभी बाइक पे निकल जाएंगे, और ये सेम चीज नॉर्मल इंसान जैसे, और कभी भी ये फील नहीं करते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, या मैं इतना बड़ा सोशल वर्कर हूँ, या मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, अरे मैं रिक्शे से जा रहा हूँ या साइकिल से जा रहा हूँ या मोटरसाइकिल, मुझे लोग क्या सोचेंगे। वो एक ही चीज कहते हैं, देखो आपका काम आपको बोलेगा। लोग आपकी हाव भाव को ना कुछ दिन देखेंगे, लेकिन आप ग्राउंड से जब काम करोगे ना, आप पैदल भी चल के जाओगे तो मर्सिडीज से उतरने हुए वाले आदमी का वैल्यू कम नहीं करेगा, पहले आपका आदमी वैल्यू करेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक चीज ऐड ऑन यहाँ पे करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं इनके फादर से, पिताजी से मिल चुका हूँ, तो इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, जब वो मिलते हैं, एक बार फर्स्ट टाइम ही मिले थे मुझसे, लेकिन उन्हें याद रहते हैं अच्छा ये वो बंदा है जहाँ पे मैं मिला था और इसका नाम ये है। वो ऐसे नहीं सोचेंगे, नहीं अच्छा कहाँ मिले थे, क्या उन्हें पता, अच्छा हाँ आप वो यस हम मिले थे यहाँ पे, उन्हें याद रहता है वो बोलते हैं ना, ये आप में भी है वैसा सा? जी भाई देखो कैसा है कि एक आप जब लगातार लोगों से मिल रहे हो, लगातार लोगों में आप बने हुए हो, तो एक नेचर हो जाता है। और आप सच्चे मन से किसी से मिलते हो ना, आप चाहे आधे घंटे के लिए मिलो, चाहे आधे सेकंड के लिए मिलो, सच्चे मन से मिलोगे तो आदमी तुम्हारे दिमाग में रहेगा।
सही बात। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं अरे जाने तो कोई होगा, Yes. इग्नोर करने के मूड में मिलोगा तो आप कितने देर बैठो, बाद में भी आप भूल जाओगे। तो आप सच्चे मन से किसी से मिलते हो ना, तो आप बरोबर आप उसे हमेशा मेमोरी में रखते हो। करेक्ट। और ये सुमित, ये खानदानी लोगों की निशानी होती है। हाँ, ये तो जितना मुझे पता है खानदानी लोग ऐसे होते हैं कि एक बार जिससे रिश्ता बन गया फिर वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए बनता है। तो हमारे सागर जी और इनकी फैमिली सब है ही ऐसे, जो कि सबको इनको प्यार सबसे मिलता ही है और मिलता रहेगा। इनफैक्ट साहब एक और चीज पूछनी थी आपसे भी, जैसे कि आप गणपति भी रखते हो घर पे, ठीक है, तो गणपति में तो आप ये जो सोशल जो हेल्प करते हो लोगों से, क्या वो आप छुट्टी लेते हो उस टाइम पे, उससे घर पे रहते हो? नहीं, मैं आपको फिर भी आपका काम शुरू है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल वर्कर जो होता है ना, हाँ जी, उसके बाद छुट्टी नाम की चीज ही नहीं होती पहली बार। उसके लिए फेस्टिवल क्या, संडे क्या, सैटरडे क्या, या कोई भी महीना और कोई भी दिन उनके लिए नहीं होता, वो समाज के लिए होता है वो। सही बात है। क्योंकि जब इस फील्ड में आप जब कूदते हो ना, उसी दिन से आप अपने नहीं होते, लोगों के हो जाते हो। तो देखिए, मैं आज लगभग मेरे घर में 25 साल से गणपति हम लोग बैठा रहे हैं, और बीच में मैंने पिताजी से कहा कि हम 1.5 दिन की ही गणपति बैठाते हैं। पिताजी से कहा मैंने कि पापा अभी हम लोग 5 दिन का करते हैं। बोले बेटा 1.5 दिन में हम लोग अपने घर पे नहीं रुक पाते हैं, 5 दिन कैसे रुकेंगे आप बताओ। तो ये हालत होता है ना, मेरे 1.5 दिन के भी काफी लोगों की गणपति होते हैं। सबके तो पता चलता है कि मैं कुछ कवर करके आता हूँ तो पिताजी भी बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसी हालत होती है मैडम, आपको बताना चाहता हूँ कि पैर रखने को भी घर में जगह नहीं बचती। सुमित आए हैं मेरे गणपति में, देखे हैं, मतलब एक दिन में लगभग नहीं कुछ तो 2,500-3,000 हजार के ऊपर पब्लिक घर में पब्लिक आती है। और कंटिन्यूस पूजन होती रहती है, चालू रहता है। तो भाई किसी न किसी को, एक जन को तो रहना ही पड़ेगा घर में। तो हमारे लिए गणपति क्या, नवरात्रि क्या, दिवाली क्या, सब समाज के लिए होता है और लोगों के लिए होता है। बिल्कुल। वो आपके वो जो मेहनत जो इंसान करता है ना, वो चेहरे से समझ में आ जाता है कि नहीं इसने आराम किया है, सोए नहीं है प्रॉपर्ली, तो वो एक झलक जाता है। जैसे मुझे अभी भी याद है जब दीघे साइड से मैं काफी छोटा था उस टाइम पे, मैं उनसे मिला था, तो वो एक तेज और एक वो झलकती थी कि इंसान इतना मेहनत कर रहे हैं कि वो एक आता है ना, एक चाम और एक चीज आ जाती है, वैसा वो झलक रहा है आज। देखिए, आप दीघे साहब और बाला साहब ठाकरे का जब हम नाम ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो बोलते हैं ना कि हम भगवान से भी जैसे बोलते हैं मानते हैं, उतना उनसे उन्हें भी मानते हैं। और साहब ने भी यही हमें सिखाया कि 80% समाज सेवा करो, 20% ही राजकारण करो। अब बहुत सारी पार्टियों को देखते रहोगे कि जैसे इलेक्शन आएगा वैसे एक्टिव हो जाएंगी, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। लेकिन शिवसेना परिवार आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि इलेक्शन के टाइम पे ही सिर्फ काम करता है, 24/7 काम करता है। अभी आप चर्चा की है शिवसेना परिवार के बारे में, और हमारे परिवार में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग IAS की तैयारी कराने से लेके मेडिकल तक कोई भी ऐसा काम नहीं जो हमारे परिवार शिवसेना परिवार की तरफ से नहीं हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना ऑपरेशन फ्री ऑफ कास्ट में कराता हूँ, चाहे वो हार्ट संबंधित हो, किडनी ट्रांसफर हो, छोटे बच्चों का ये होते हैं ना हार्ट होल्स छेद होते वो हो। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैं KM हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होगा कोई दिन जिस दिन मैं 1-2 लोगों को एडमिट नहीं करूँ। क्योंकि लोग यहाँ पे कैसे ना बताया, अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था, बहुत है और उनके पास इतने फंड नहीं है ना, फंड नहीं है। और आदमी आज सबसे ज्यादा मार कहाँ खाता है? 2 ही जगह मार खाता है, एक एजुकेशन में पैसों से और एक मेडिकल हेल्थ। और जो हेल्थ और मेडिकेशन में जो आदमी काम करता है ना, वो कभी पीछे नहीं हटता। और हम लगातार इस दोनों फील्ड में हम कंटिन्यू काम करते हैं। कोई भी बच्चा हमारे पास आया कि भाई मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, ये डिग्री लेना चाह रहा हूँ, या इसमें एडमिशन ले रहा हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या मेरे फादर नहीं है, तो हम पूरी 101% की मदद करते हैं। मेडिकल फील्ड में ये हालत है कि कोई भी बंदा हो, अभी अब तो महाराष्ट्र छोड़ो, अभी मुझे बाहर से बहुत सारे कॉल आते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है सर, करवा दो, ये प्रॉब्लम करा दो। ठीक है, आओ भाई, जितना हो सकेगा करूंगा और करता हूँ। मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता हूँ। और हमारे शिवसेना परिवार की ताकत है कि जो हमारे दरबार पे जो पाते हैं वो खाली हाथ में हम लोग से। वो तो है, वो तो सही बात है। मैं सागर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ा पीछे जाके, कि जब आपकी फैमिली इस लाइन से है ना, तो जब आप यंग हुए या आपने कौन सी एज में ये निर्णय ले लिया था भी मुझे भी पापा के नक्शे कदम पर चलना है?
आपको बताना चाहता हूँ मैडम, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मतलब अभी बिजनेस चालू करता हूँ। तो मैंने बिजनेस चालू किया, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ मैं। जी। तो उसी टाइम पे हमारे जो लोकसभा की मैंने अभी बात की, उस लोकसभा के हमारे प्रकाश प्रांजपे जी थे सांसद, उनका निधन हुआ था। और उनका निधन होके वो सीट पे उनके ही पुत्र को आनंद प्रांजपे जी को टिकट दिया गया था ओके। इलेक्शन लड़ने के लिए। और उसी टाइम से मैंने सोशल वर्क में बोला नहीं अब मुझे काम करना है। मैं दिन भर बिजनेस देखता था, कैसे भी काम भी पड़ा के 5 बजे तक आके फिर दिन भर पिताजी के साथ घूमने का, प्रचार करने का। तो वो सब चीजों से मैंने बहुत प्रेरित हुआ उनसे, और उसी टाइम से मैंने शुरू किया। लगभग मेरा 20 साल का 20 एक्सपीरियंस साल है। हो गए। हाँ। 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा सोशल वर्क का। सोशल वर्क में 20 साल लगाने कोई छोटी बात नहीं बहुत बड़ी होती। काफी साल है ना लगाने के लिए, सेवा करने के लिए। सोशल वर्क में मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, तन मन धन सब लगाना सब देना पड़ता है। और रातों की नींद तो पूरी जो हराम करनी पड़ती है वो तो करनी पड़ती है, बट उसमें भी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है कि जागने में भी हमको खुशी मिलती है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो वो इंजेक्शन का नाम मैं भूल रहा हूँ मैं, कोविड का वो देखो वैक्सीन का वो इंजेक्शन से काफी कवर हो रहा था। देखो अभी मैं मुझे वो नाम मिस हो रहा है, रेबिडो से नहीं वो तो आप ये इस पे आ गए आप डोज पे आ गए। उसके पहले जब ये तो वो जो अपना पोलियो का जो नहीं ये तो आपको ये हो गया ये तो जो आप बता रहे हो ये तो मतलब पोलियो के टाइम पे शुरू हो गया। उसके पहले रेमिडिएशन करके एक इंजेक्शन था, रेमिडिएशन करके इंजेक्शन, वो इंजेक्शन की हालत था ना मैडम कि लोग ब्लैक में 50,000 60,000 रुपया दे के इंजेक्शन लेते थे। और डॉक्टर का ऐसा सजेशन था कि कितना ज्यादा कोई कोविड से पीड़ित है वो टाइम पे उसको इंजेक्शन देगा तो फटाक से मतलब कवर करता है, मतलब उसको बचने की चांसेस बढ़ जाती है। एक परिवार मेरे पास अहमदनगर से आया, अहमदनगर से किसी ने उनको रेफरेंस किया कि वो इंजेक्शन मिलता नहीं था मैडम, इंजेक्शन का बहुत प्रॉब्लम था और बहुत शॉर्टेज थे। लेकिन बड़े साहब के माध्यम से, शिंदे साहब के, कि वो हमें अवेलेबल करा देते थे, जिससे हम लोगों को मदद कर देते थे। अहमदनगर से एक परिवार आया उतने दूर से हमारे घर पे आया, बोला साहब ऐसा ऐसा विषय है और मुझे पता है आप मुझे दे सकते हो और कोई देगा नहीं, इन्होंने मुझे भेजा है। पिताजी बोला ठीक है। बोला कहाँ से है? अहमदनगर से। बोला ठीक है भाई पहले पानी वानी तो पियो। पानी वानी पिलाए उनको, नाश्ते, क्योंकि हाईवे में सब दुकानें बंद होती थी वो टाइम पे, सब चीज़ें बंद चलती थी। उसको हमने 2 इंजेक्शन उनको अवेलेबल करा के दिया। बोला साहब कितना पैसा लगेगा? बोला ये पैसे के लिए नहीं देते हैं, ये साहब के माध्यम से हमें लोगों को समाज सेवा करने के लिए मिल रहा है और वो समाज सेवा आपके थ्रू है। आप बिलीव नहीं करेंगे मैडम, वो परिवार फूट के रोने लगा। बोलते ये मेरे अहमदनगर में मेरे लोग मुझे ब्लैक में लोग 1-1 लाख रुपए में इंजेक्शन बेचे और यहाँ आके आप मुझे फ्री ऑफ कास्ट में दे रहे हो। यही चीज होती है ना, इंसानियत इससे कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत सच में ये चीज मैं भी थोड़ा पॉज हो गया, बिकॉज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब बोलते हैं ना अगर हेल्थ को कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो वो भगवान नहीं बोलते हैं ना कि हम दुनिया में अगर हम किसी की सेवा करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, भगवान खुद उतर के नहीं आते हैं। मैं ऐसा किसी को तो अपना बोलते हैं ना, भगवान के रूप में ही आते हैं इंसान जो हम लोग की मदद करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि आज हम सागर जी से उनकी सच्ची वाली स्टोरी सुन रहे हैं, उनकी सेवा करने का जो जज्बा है वो सुन पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पहचान पॉडकास्ट पे इतनी रियल बातें हम सुन रहे हैं, है ना? शिवसेना के नजदीक से देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसी पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। यस, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद पहचान। तो ब्रेक के बाद हम लोग आगे अभी हम सागर जी से पूछेंगे इनकी आगे की योजनाएं क्या हैं। इतना सारा भला कर रहे हैं लोगों का, बड़े बुजुर्ग सबको, बिजनेस का, पैसों का, घर गृहस्थी, हर तरह की उनको सुविधाएं दे रहे हैं। बट और भी अच्छी योजनाएं आपने सोची होंगी जो आने वाले सालों में आप क्या करने वाले हो? मैं मेरा सबसे पहले यंग जनरेशन जो है आज जी, जिसे कहा जाता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा क्राउड जो है यंग जनरेशन का क्राउड। आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं यंग जनरेशन को एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप अपनी जिंदगी का मकसद समझो पहले कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। किसी के कहने के, किसी के बहकावे में और किसी के गंदे नशे के चक्कर में, किसी के
साथ बैठ के कुछ टाइम एंजॉय करने के मूड में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश अच्छा रहे, सुखी रहे, नशे से दूर रहे। जब युवा नशे से दूर रहेगा तो विकास करेगा, डेवलप करेगा, अपने परिवार को समझेगा। धार्मिक होना जरूरी है। आपको ये सब चीज़ों से दूर होना होगा तो आप पहले धार्मिक हो जाइए। और जैसे आप किसी धार्मिक बनते हैं तो आपके मन के जो विचार हैं अपने आप बदलने लगते हैं, आपके सोच बदलने लगते हैं, आपको बुरा भला का समझ में आने लगता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। आपके अंदर एक हेल्पफुल फीलिंग आने लगी कि मैं लोगों की कैसे मदद करूं। जिससे आप बोलते हैं ना कि आप कैसे मदद करते हो। मैडम मैं डेली रोज पूजा करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा में डेली पूजा करता हूँ, जिससे मुझे बहुत शांति मिलती है। शांति मिलती है और दिमाग मन दोनों शांत रहता है और आपको एक एनर्जी देती है, जो एनर्जी आपको आगे ले जाने में बहुत सारी मदद करती है। एक तो ये है, मैं अपने कल्याण डोंबिवली में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कल्याण डोंबिवली एकदम एजुकेशन से बड़ा हब है, जो कि आप देखेंगे वहाँ पे जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, सारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे आ गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे जाके मैं एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्कूल बनाना चाहता हूँ। और उस कॉलेज स्कूल में मैं जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं चाहता हूँ बच्चे उस कॉलेज में एडमिशन मिलूंगा। मैं बोलता हूँ मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। आरक्षण का इसलिए विरोधी हूँ कि आप देखते रहेंगे मैम कि अच्छा परसेंटेज पाने वाला बच्चा पीछे रह जाता है, कम परसेंटेज पाने वाला बच्चा आगे। यस। आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी, जो 96% पाया हुआ बच्चा और जो 68% पाया हुआ बच्चे में फर्क होगा? नहीं फर्क होगा। एजुकेट कौन होगा? 96 वाला होगा। यस। लेकिन ये हालत ये हो जाती है कि आरक्षण के चक्कर में हमारा देश पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है। आज पीछे चला जा रहा है। पीछे इसलिए चला जा रहा है कि अच्छे बच्चों को उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आरक्षण का जो परसेंटेज है काफी बढ़ गया है। आज देख रहा हूँ हर समाज के लोग आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। क्यों आरक्षण चाहिए? मैं तो आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं भारत को, अपने प्रधानमंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप देश का भला चाह रहे हो तो आरक्षण खत्म कर दो, कंप्लीट जड़ से ही निकाल दो, खत्म कर दो। और जो यंग जनरेशन या जो बच्चे जो आ रहे हैं आज मार्केट के अंदर, एजुकेशन में उनको इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनको आप हायर करो और उनको एक अच्छा एजुकेशन दो और एक अच्छा पॉलिश करके उनको एजुकेशन करके उनको फील्ड में उतारो और वो कंपटीशन करे। आरक्षण के नाम पे आप देखते रहेंगे लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा, जो कि कोई भी पॉलिटिशियन आदमी नहीं बोलेगा। देखो मैं सोशल वर्कर हूँ, इसलिए मैं बिंदास बोलता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि मैं अपने काम पे बोलता हूँ। वही बोला कि आरक्षण तो हटना ही चाहिए, लेकिन नहीं हटेगा क्योंकि राजनीति इंडिया का बहुत गंदी है। उस पर लोग काम नहीं करना चाहते। जो आरक्षण का नाम लेता है तो पता चलता है उसको सत्ते से लोग उठा देते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन फील्ड जो है एकदम निरपेक्ष हो, उसमें कोई आरक्षण ना हो। क्यों आरक्षण ना हो? क्योंकि अच्छे बच्चे पढ़ने वाले ओपन बच्चे पीछे हो जाते हैं, जो नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोग आगे चले जाते हैं। तो मैं अपने आने वाले समय पे मैंने सोचा है कि एक अच्छा कॉलेज, और अभी जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने महाराष्ट्र सरकार से हिंदी भाषी भवन बनाने के लिए जगह लिया और एक अच्छा भवन तैयार हो रहा है। देखो आप अपने कल्चर को जैसे आप बचा के रखोगे, कल्चर आपका जिंदा है तो आप जिंदा हो। जिस दिन आपका कल्चर खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप खत्म हो जाएगा। हमारी जो देसी दवाइयाँ, जो हमारा जो मेडिकल है, जो हम पूरा घर चीजें, जो मेडिसिन, जो बहुत सी दुनिया ऐसी आजकल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश दवाइयाँ हटा के अपने जो अपनी सनातनी धर्म के हिसाब से जो चीजें वो कर रहे हैं, तो वो ठीक भी हो। यस। तो उस भवन के अंदर हमने तो पहले बात तो अपने नॉर्थ का जो कल्चर है उसको हमने वहाँ पे सजोने का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ पे एक स्टडी रूम बना रहे हैं काफी बड़ा, जहाँ पे बच्चों को अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आएंगे, वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कास्ट में क्लास लेंगे, उनका एजुकेशन रहेंगे। अभी आप देखते रहेंगे अपने नॉर्थ साइड से काफी लोग मुंबई में आते हैं दवा कराने के लिए। जी।
दवा कराने के लिए तो लोग आते ही हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है उनके पास रहने की, क्योंकि कोई भी रिलेटिव है उसका एक लिमिटेड जगह है जी, बहुत बड़ा जगह तो है नहीं उसके पास, एक लिमिटेड जगह है, तो वो कितना दिन रख सकता है बेचारा, 1 या 2 दिन रख सकता है। करेक्ट। और जो लोग इतने दूर आते हैं दवा करने, उनकी इतनी आर्थिक स्थिति सबकी इतनी मजबूत नहीं होती कि रोज वो होटल में जाके रह के वहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट कराए। सही बात। उसके लिए हमने वहाँ पे कुछ काफी कमरे बना रहे हैं, उसके अंदर एक फ्लोर पे पूरा कमरे बना रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें अच्छे से एक फैमिली अच्छे से रह सके। मतलब सोफिस्टिकेटेड वो जो भवन बोल रहे हैं, भवन के अंदर की बात बता रहा भवन हूँ। के अंदर ही जी, रूम जी, भी जी, जी, रहने के लिए, एक फ्लोर पे हम पूरा कमरे उनकी बना रहे हैं। व्यवस्था होगी Yes, रहने yes, की भी, yes. ओके। एक फ्लोर पे पूरा हम कमरे बना रहे हैं। उस कमरे के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि एक मिनिमम चार्जेस, जैसे उसका मेंटेनेंस का खर्चा निकल सके, सिर्फ उतने चार्जेस से जो दवा करने आने के लिए लोग आ रहे हैं मुंबई में, उनको वहां पे हम अलर्ट करेंगे कि हमारे पास आएंगे लोग तो हमको अलर्ट करेंगे वहां। और आपको बताना चाहता हूँ कि कल्याण स्टेशन जो है सेंट्रल लाइन, मतलब मुंबई की स्टार्टिंग है, और लोग वहां से ही शुरुआत करते हैं आगे मुंबई की तरफ जाना, कहीं भी जाना, लेकिन पहले कल्याण आते हैं। और वो कल्याण स्टेशन के नियर बाय, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो बहुत बड़ी चीज हो रही है ऋषि, ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। और इससे फायदा आगे जाके अपने काफी समाज के लोगों को होगा। और इसमें हमने ये भी रखा है कि कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ साइड के ही चाहिए, कोई भी हो, कोई भी समाज के हो, उनको जरूरत है, वो आ रहे हैं बाहर से दवा कराने के लिए, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वो आके वहाँ पे रह सकते हैं। सर ये जो भवन आप बना रहे हो, जिसमें आपने कहा कि रहने के लिए रूम्स होंगे, पढ़ाई के लिए स्टडी रूम होगा, तो ये पूरे भवन में और क्या क्या चीजें आप प्लान कर रहे हो कि ताकि सबकी सुविधाओं को वो एक अंडर वन रूफ मिल जाए? उसमें खाने का भी होगा? मैं बताना चाहता हूँ आपको, वहाँ पे मैरिड हॉल भी बना रहे हैं हम। मैरिड हॉल ऐसा बना रहे हैं कि आप बोलेंगे आप भी नॉर्थ से हैं, लखनऊ से, आपको देखते हैं कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं लेट नाइट होती हैं, लेट नाइट होती है, डे में शादियाँ नहीं होती हैं। ज्यादा करके हमारे यहाँ जो भी शादियाँ होती हैं लेट नाइट होती हैं। तो लेट नाइट की वजह से काफी हॉल वालों के यहाँ के लोगों को बुरा लगता है, उनकी थोड़ा सा कल्चर हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते, मैनेज नहीं होता है। तो वहाँ पे मैंने जो हमारे गाँव में ये बनते थे मंडप, वो बांस के, उसके छाया भी, वो सारी चीजों की व्यवस्था, वो क्या बोलते हैं सूप टाइप जो होता है वो हवन के लिए, मैंने हर चीज की व्यवस्था वो करा रहे हैं। और उसको जो बोलते हैं ना, उसको जो ये दिया डिजाइन जो दिया जा रहा है, डिजाइन हमने ऐसा कोई हमारे नॉर्थ साइड का जो हमारी कुछ पुरानी स्मारकें हैं, स्मारक जो है उस टाइप की उस इमारत दिया जा रहा है कि मतलब, और उसके जो चार्जेस हैं एकदम मिनिमम रखा जा रहा है। अच्छा, वो दिखने में मतलब मिनिमम देखा, हाँ कंडीशन लगेगा, और एकदम मिनिमम रखा जा रहा है कि जो लोग सच में हॉल में जाके शादियां नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे लोग आए वहाँ पे अपनी बेटियों का, बच्चों का अपनी शादी करे, कोई भी फंक्शन परमानेंट सेटअप हो जाएगा पूरा, वहाँ पे कोई भी आके अपने मैरिज मैरिज है। अभी सावन महीने में देखिए, हम अपने यहाँ पे सावन महीना मनाया जाता है, छठ पूजा जो करते हैं, छठ पूजा हो गया, सावन महीना में लेडीज लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कजरी करके, कजरी महोत्सव, ये सब, ये सारी चीजें की फैसिलिटी वहाँ पे रखी जाएगी। और उसमें जैसे अभी आपको बताया मैंने कि बचत गट वाली बात, उसमें हमने वहाँ पे ऐसे कुछ सोच रहे हैं, अभी कुछ स्पेस ऐसा एडजस्ट करेंगे जिसमें कुछ महिलाओं को वहाँ पे रोजगार मिले। ओके, अच्छा, और वहाँ पे कुछ सेटअप बैठा के उनसे उनको रोजगार मिले, और उनसे भी 2 पैसे का उत्पन्न उनको मिले। ये मतलब पूरा यूज ऑफ बोलते हैं, यूज मतलब बोलते हैं फुल यूज होना चाहिए, वैसा हमारा हाँ यूटिलाइज होना चाहिए, वैसे अपनी पूरी प्लानिंग उस भवन के अंदर। साहब ये भवन कब तक रेडी, उसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है काम? ये 2024 में इसका भूमि पूजन हो गया। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन के पहले भूमि पूजन हुआ। अच्छा, आज उसका कॉलम तैयार हो गए हैं, लगभग 2026 तक हमारा पूरा भवन रेडी रहेगा। और मैं आपको उस टाइम पे इनवाइट करूंगा यस, जरूर आएंगे जी, थैंक यू। और उसमें ट्रेडिशनल खाने भी मिलेंगे, यस यस, हर तरह के, हर स्पेशल ट्रेडिशनल नॉर्थ के जो बोलते हैं ना खाने, बाटी चोखा, ऐसे सारी चीजों का हमने, यस यस वही लिट्टी चोखा, हमारे पंजाबी पराठे, पंजाबी पराठे हुए, सारे खानों का मजा, अपने यहाँ के जो छोले होते थे, जो वो टेस्ट देखो कैसा होता है, हर जगह नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजों की वहाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और नॉर्थ से वहाँ पे हमने कुक वगैरह का प्लान किया गया, वो होने के बाद नॉर्थ से कुक बुलाएंगे, हर चीजों को मतलब ट्रेडिशनल बोलते हैं ना कि आने के बाद उसे लगे नहीं यार मैं सच में भी आज नॉर्थ में आ गया हूँ, ऐसे लोगों को अपनी फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो कल्चर को हमें
आज की पीढ़ी में हुआ है क्या, मैं मालूम कल्चर है। खत्म नहीं होना चाहिए, बस कल्चर को बचाने के लिए वो भवन बना रहे हैं, ट्रेडिशन चलना चाहिए, वो कल्चर को परंपरा। बचाने के लिए ही वो भवन बनाया जा रहा है। और पिताजी का मेरा बहुत बड़ा वो सपना था, वो सपना हमारे शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने उसको पूरा किया। जी। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ मैडम, अभी हम अपने हिंदी भाषी जनता परिषद माध्यम से हमारे पास एक लैंड और है, ओके। उस लैंड पे हमारा प्लान है कि आगे जाके हम उसमें हॉस्पिटल बनाएंगे। ये तो और बहुत अच्छी बात। हॉस्पिटल में ऐसे ही है प्लान कि जो लोग सही में दवा नहीं करा पा रहे हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी ज्यादा गर्दियां हो रही हैं कि लोग जाने के बाद उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो हम मुंबई से जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे नॉर्थ साइड के होंगे या किसी को, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग को यहाँ पे सर्विस देंगे और लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दवा कराएंगे। ऐसा एक प्लान चल रहा है हमारा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी सोच है। तो ये जो भवन है मुंबई, एक चीज ये कहना चाहूंगा आपसे, जो सागर साहब कह रहे हैं, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे हर कोई चीज आपको अंदर ही अंदर मिल जाएगी। तो इनका जो आने वाला है प्रोजेक्ट, इट इज कमिंग अप इन 2026 मोस्ट प्रोबेबली, तो जरूर जब भी ये होगा तो अगेन हम आपको बताएंगे हमारे एफएम के थ्रू, हम वापस पॉडकास्ट करेंगे, यस यस, सर को बुला के कि रेडी हूँ। सर के साथ भी कनेक्ट करेंगे बिल्कुल। और शायद लास्टली एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए कुछ एडवाइस या सजेशन आप अपने मन से देना चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कर भला तो हो भला। आप लोगों का भला करोगे, आपका खुद का भला होगा। अंत भले का भला। कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, बस यही मैं कहना चाहूंगा। सेवा करते रहिए आप। अभी मुझे एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, जैसे मुझे अपनी इन चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपके जो है ना, जी जी जी, इसमें आपकी पोस्ट भी बढ़ती, अभी आप जिस लेवल पे है ना अध्यक्ष, है जी, जी, ना, उसके ऊपर लेवल कौन सा होता है, मुझे वो बताएंगे, है ना? कैसा है मैम, देखो लेवल और पद जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके काम के ऊपर आपकी पार्टी आपको डेवलप देती रहती है। यस। आप जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो, उनके मन जीतते जा रहे हो, यस। पार्टी को जब लगता है कि नहीं ये बंदा इस लायक है, तो पार्टी उस लायक जगह पे बैठाती है। जैसे इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें लेवल बढ़ जाता है। अभी मैं केडीएमसी महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, नगर सेवकी का, जो पार्टी के थ्रू से मैं, हमारा पैनल नंबर 31 है, जिसमें मुझे पार्टी से उम्मीद भी है और मुझे भरोसा भी है, पार्टी मुझे वहां से टिकट दे रही है जी। अभी जनवरी में हमारा इलेक्शन है, वहां से मैं भी नगर सेवकी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन ही आपसे इसलिए पूछा है कि मेरे दिल से ये दुआ निकली कि हम आपसे, मैं पूछूं कि आप जिस लेवल पर अभी हैं, इससे बढ़कर और अच्छा पद मिले आपको, आगे बढ़े। तो हमारी ये दुआ कि आप बहुत सारी तरक्की करते रहिए और पूरी दुनिया की सेवा जैसे कर रहे हैं करते रहिए। और यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पहचान पॉडकास्ट पे जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनको एक प्यारे से कप के साथ सम्मानित करते हैं। मैं उसको ट्रॉफी ही बोलती हूँ क्योंकि उसपे मेरा पहचान का लोगो होता है और जो हमारे होते हैं गेस्ट, उनकी फोटो भी होती है। तो ये आपको प्यारा सा हमारी तरफ से ये गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी।